Hello students, let's understand this question. The question is, the first, second and third ionization energies of aluminium are 578, 1817 and 2745 kilojoule per mole respectively. Calculate the energy required to convert all the atoms of aluminium to aluminium plus 3 present in 270 milligrams of aluminium vapors. And we have these four options. First is 5140 kilojoule, second is 51.40 kilojoule, and third is 2745 kilojoule, and fourth is 514 kilojoule. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि अगर हम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम प्लस 3 में कन्वर्ट करते हैं तो 270 मिलीग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. So in this question, we have been given the successive ionization energies IE1, IE2 और IE3 given है हमें. IE1 है 578 किलोजूल पर मोल. IE2 given है 1817 किलोजूल पर मोल. IE3 हमें given है 2745 किलोजूल पर मोल. एंड हमें इसके साथ गिवन है एल्यूमिनियम का वेट विच इज 270 मिलीग्राम्स. तो हमें इसके बेस पे एनर्जी बतानी है. सो इफ वी सी, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम गैसियस एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एल्यूमिनियम आयन में चेंज होगा बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ये एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है 578. फिर जब हम इस एल्यूमिनियम प्लस गैसियस आयन को एनर्जी देंगे तो ये +2 में चेंज होगा. दिस इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड ये एनर्जी हमें गिवन है 1817. फिर जब ये एल्यूमिनियम +2 को हम एनर्जी देंगे तो ये एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड यहाँ पे एनर्जी हमें गिवन है 2745. और हमें बताना है क्वेश्चन में कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 बन रहा है. दैट मीन्स हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी. हम इन तीनों एनर्जीज को सम करते हैं तो हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से आएगा. तीनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करके देखें, दैट विल बी Al गैसियस कन्वर्टिंग टू Al+3 बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे ये सारी टर्म्स ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगी. तो हमें ये नेट रिएक्शन मिलेगा. इस नेट रिएक्शन में ये सारी एनर्जीज ऐड करके एनर्जी आ जाएगी 5140 किलोजूल पर मोल. यानी 1 मोल एल्यूमिनियम को अगर हम Al+3 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. अब हमें बताना है कि कितनी एनर्जी टोटल यूज होगी. तो हम पहले यहाँ पे मोल्स निकालेंगे. सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिवन वेट है 270 मिलीग्राम्स. सो मिली के लिए कन्वर्जन फैक्टर 10⁻³ ग्राम्स डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास विच इज 27 ग्राम्स. तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे 10⁻² मोल्स. यानी हमारे केस में हमें 10⁻² मोल्स मिले हैं. उनके लिए हमें एनर्जी बतानी है. सो हम देखें, अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम requires how much energy? 5140 kilojoule. तो अगर 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है तो 10⁻² moles of aluminium requires 5140 into 10⁻² kilojoule. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 51.40 किलोजूल. तो ये हमारा आंसर है. ऑप्शंस में अगर हम देखें 51.4 ऑप्शन बी में गिवन है. दैट मीन्स वी कैन से दैट करेक्ट ऑप्शन इज बी. Which one of the following arrangements represents the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of the given atomic species? And we have these four options.
जिसमें कुछ ऑर्डर गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर गिवन है फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमें उसका ऑर्डर अरेंज करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन अपने सिस्टम में गेन करता है, तो वो किस तरीके की एनर्जी एक्सचेंज करेगा, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन है। ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी हम बोलते हैं ये कैल्कोजेंस हैं। एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर हेलोजेंस। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इस पे भी डिपेंड करेगा कौन सा एटम कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोरीन F माइनस में कन्वर्ट हो जाए, यानी फ्लोराइड गैसियस आयन में कन्वर्ट हो, एंड Cl गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये दोनों ही एनर्जी रिलीज करेंगे क्योंकि हेलोजेंस हैं, दे आर जस्ट वन शॉट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो नोबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही स्टेबल हो जाएंगे। तो ये दोनों ही एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि इसका ऑर्बिटल साइज ज्यादा होता है। फ्लोरीन के केस में साइज छोटा होगा तो रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन रिपल्शंस उसमें ज्यादा होंगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। एंड क्लोरीन के केस में लार्ज साइज होने की वजह से इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो। सो बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होती है। यहीं पे अगर हम ऑक्सीजन एंड सल्फर को देखें, तो ऑक्सीजन का गैसियस एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके O नेगेटिव गैसियस आयन में कन्वर्ट हो, एंड सल्फर का गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके S माइनस गैसियस आयन में कन्वर्ट हो, तो ऑक्सीजन के केस में स्मॉल साइज होगा क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, एंड सल्फर के केस में क्योंकि थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है लार्ज साइज होगा। तो इन दोनों में भी सेम लॉजिक आएगा कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने सिस्टम में रख सकता है विदाउट मच रिपल्शंस। तो सल्फर की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये ऑर्डर आएगा, इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये ऑर्डर आएगा। अब हमें इन्हें आपस में कंपेयर करना है। कैल्कोजेंस का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4। इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ये स्टेबल होंगे, और इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये स्टेबल हो जाएंगे। तो हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कैल्कोजेंस से बहुत ज्यादा होगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें, सो वैल्यू होगी हेलोजेंस की ज्यादा अगर हम कैल्कोजेंस और हेलोजेंस कंपेयर करते हैं। तो उस बेस पे अगर हम एक फाइनल ऑर्डर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन, उससे ज्यादा सल्फर, उससे ज्यादा फ्लोरीन और उससे ज्यादा क्लोरीन, ये हमारे पास ऑर्डर आएगा। एंड ये ऑर्डर हमें गिवन है ऑप्शन बी में। So we can say that the correct option is B. Which of the following sequence correctly represents the decreasing acidic nature of oxides? And we have these 4 options जिनमें कुछ ऑर्डर गिवन है, हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है फॉर द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। अगर हम यहाँ पे देखें, हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड गिवन है, और अगर हम उनका ऑर्डर में कंपेयर करना चाहते हैं, सो वी कैन से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द periodic table, the oxides of elements become more acidic। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं वो ज्यादा एसिडिक होते रहेंगे, यानी लेफ्ट वाली साइड
जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे एंड राइट वाली साइड जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड जनरली मेटल्स होंगे, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं, एंड राइट साइड पे जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, सो दे आर एसिडिक। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लिथियम, देन वी हैव बेरिलियम, देन वी हैव बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ ऑक्साइड्स हमें दिए गए हैं, हमने इस तरीके से ये एलिमेंट्स लिख लिए। तो लेफ्ट साइड पे एकदम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे लिथियम आएगा, यानी लिथियम का जो ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, एंड एकदम राइट साइड पे नाइट्रोजन आएगा, यानी ये एसिडिक है। तो अगर हम देखें, सो दिस इज लिथियम ऑक्साइड जो हमें गिवन है, बेरिलियम ऑक्साइड, देन वी हैव बोरॉन ऑक्साइड, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O3। तो अगर हम देखें, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन के केस में, सो N2O3। सो ये हमारे पास ऑर्डर है। हमें ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, सबसे ज्यादा N2O3, फिर CO2, फिर B2O3, फिर BeO एंड लास्ट में लिथियम ऑक्साइड। So this is the order, and अगर हम options में देखें, so that is given in the C option, so we can say the correct option is C. The valence shell of an element A contains 3 electrons, while the valence shell of element B contains 6 electrons. If A combines with B, the probable formula of the compound formed will be, and we have these 4 options. First is A3B2, second is A2B6, third is A2B3 and fourth is A2B। यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि अगर एक एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दूसरे के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्मूला बनेगा। So in this question we have been given number of electrons in the valence shell of A, that is 3, and number of electrons in the valence shell of B, that is 6। So ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें इसके बेस पे फॉर्मूला बताना है। अगर एक एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एक एटम के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एटम आसानी से लूज कर सकता है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, एंड इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए या अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, so that इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, so 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन्ड। तो B एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और A एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, सो A बन जाएगा +3, A+3 एंड B बन जाएगा B2 नेगेटिव। अब इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला आएगा A2B3। दिस इज द फॉर्मूला, and if we see, that is given in the C option, so the correct option is C. The ionization energy will be higher when an electron is removed from, and we have these 4 options. First is S subshell, second is P subshell, third is D subshell and fourth is F subshell। यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इनमें से कौन से सबशेल से रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना है।
आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एनर्जी देनी पड़ती है जो हमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो होती है। तो अगर हम देखें ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं s, p, d एंड f। s ऑर्बिटल का जो शेप है दैट इज स्पेरिकल, p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल एंड d ऑर्बिटल का शेप होगा डबल डम्बल एंड f ऑर्बिटल के लिए शेप होता है कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम देखें ड्यू टू स्पेरिकली सिमेट्रिकल शेप s ऑर्बिटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी न्यूक्लियस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है s पे एंड s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोजली एसोसिएट करेगा न्यूक्लियस के साथ तो उसका होल्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो दैट इज वाई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से निकालना, यानी उसमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो हम बोल सकते हैं द आयनाइजेशन energy will be maximum if the electron has to be removed from s subshell due to more force of attraction experienced by s electrons, यानी s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो एनर्जी भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें s ऑर्बिटल या s सबशेल फर्स्ट ऑप्शन है, सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A. I hope it is clear to you now. Thank you.